अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और आज के सेशन में हम लाइव हो रहे हैं। मिर्ज़ा एजाज जो हमारे आज के गेस्ट हैं और ये क्रिएटिव ब्रांड कंसल्टेंट हैं और हम इनको ऑनलाइन लेते हैं और साथ ही जो है डिस्कस करते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन होगा साथ और साथ मिर्ज़ा एजाज बताएंगे कि क्रिएटिव ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे हैं आप? Walaikum वेलकम टू द शो। assalam. Thank you so much, Umar. Thank you so much for inviting me in. यू वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्वारंटाइन कैसा गुजर रहा है आपके? काफ़ी यूट्यूब्स पे एपिसोड्स नज़र आती हैं। एक सेशन आपने मेरे साथ भी किया था, काफ़ी अच्छा लगा। तो वो आई बिलीव कि आपने आजकल शुरू किया और कैसा चल रहा है वो एक्सपीरियंस आपका? Well, actually हुआ कुछ यूँ कि it was the second day of lockdown. मतलब हमारे पास समझिए कि जब से स्कूल बंद होना शुरू हुए थे तो हमारे काम पे असर पड़ना शुरू हो गया था। लोगों ने जितनी भी मीटिंग्स थी उनको कॉल ऑफ एजाज, करना आपकी शुरू कर आवाज़ दिया। बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोले। पहले थोड़ी देर पहले सही थी, अभी आपकी आवाज़ अच्छा, बहुत दूर से आ रही है। कहीं दूर चली गई। अब कुछ बेहतर हुई? नहीं, नहीं आ पा रही। अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। तो जैसे जो ही ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक़्त हमारी जितनी मीटिंग्स थी वो कॉल ऑफ होना शुरू हो गई थी। हमें हम्म। बहुत सारी मीटिंग्स को ऑनलाइन करना पड़ा था। तो राइट। वो थोड़ा-सा एक अजीब-सा प्रॉब्लम था। जिन क्लाइंट्स की तरफ से पेमेंट्स आनी थी, वो रुक गई। जिन्होंने नए काम हम्म। करवाने थे, वो नहीं आ पा रहे। तो हम्म। एक अनसर्टेनिटी शुरू हो गई थी। फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ही अनाउंस कर दिया ऑल टुगेदर। जब लॉकडाउन राइट। अनाउंस हुआ, तो आप अगर फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, लिंक्डइन देखें, सो इट वाज़ सो नेगेटिव। आप मीडिया चैनल लगा लें, तो लगता था अपने गले में खराश महसूस होने लगती थी। तो राइट। इट वाज़ सो डिप्रेसिंग कि मैं सेकंड नाइट सो नहीं पाया कि यार ये चल क्या रहा है आखिर। एंड देन आई थॉट कि अच्छा, ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रहे होंगे। वो लोग जिन्होंने कभी वर्क फ्रॉम होम किया ही नहीं, वो क्या कर रहे होंगे। हम्म। सो आई स्टार्टेड टू स्पीक विद पीपल कि वो क्या कर रहे हैं ऐसे में। और आपसे भी बात हुई मेरी इस हवाले से कि बिल्कुल। बिजनेस कैसा जा रहा है, और आपने बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज टेकिंग अप द पेस। तो इट्स राइट, ऑल बिल्कुल अबाउट ऐसा ही है। अवेयर इट्स ऑल अबाउट अवेयरिंग द पीपल कि क्या चीज करनी चाहिए इस वक्त में, और हाउ कैन यू स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव इवन इन दीज डिप्रेसिंग टाइम्स। राइट। राइट। तो चलें आगे, हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग जब आप कहते हैं तो इससे क्या मुराद है इसकी? तो एक लेमैन की टर्म बेसिकली में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हम लेमैन ही जा रहे होंगे क्योंकि इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट सेशन। तो ब्रांडिंग बेसिकली क्या है? ब्रांडिंग है शिनाख्त। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी शिनाख्त बनाने के लिए जो अमल करना होता है उसको ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग की राइट। शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रांडिंग की शुरुआत उस वक्त से हुई, आई थिंक इसको कब्ल मसीह का वक्त कहा जा सकता है फ्रैंकली, कि जब लोगों के पास कैटल होता था, घोड़े होते थे, शीप्स होते थे, और वो जब 4-5 लोगों के रेवड़ निकलते थे, तो वो भेड़ें मिक्स हो जाती थी, वो घोड़े मिक्स हो जाते थे। ठीक? तो ऐसे में उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो किस तरीके से अपने जानवरों की शिनाख्त करें। तो कुछ लोगों ने राइट। उसके ऊपर कोई कपड़ा बाँधना शुरू कर दिया एक रंग का, किसी ने कोई निशान लगाना शुरू कर दिया कलर से। फिर वो चीज़ आगे बढ़ी तो थोड़ा-सा मज़ीद उसको उन्होंने कॉपरेट करना शुरू किया, और जानवरों पे ज़ुल्म हो रहा था उस वक़्त, क्योंकि वो लोहे का एक गरम लेके उसके ऊपर चिपका देते थे। तो उससे राइट। वो निशान उसका पूरा पक्का हो जाता था। मोस्टली वो पुश्त पे, कमर की जानिब, दुम के आस-पास कहीं, हिप की जानिब, वो इस तरह किया करते थे। अच्छा, फिर लोगों को ज़ाहिर-सी बात है कि मज़ीद ज़रूरियात आने लगी चीज़ों की। किसी को ब्रेड की दुकान खोल रहा था, कोई गारमेंट्स की दुकान खोल रहा था, और उन सबको कहीं न कहीं अपने आप को एज़ अ ब्रांड एस्टेब्लिश करना था, ताकि उनकी शनाख्त और पहचान बन सके। अच्छा, उस वक़्त क्योंकि एजुकेशन इतनी नहीं थी, लोग कोई सी भी ज़बान बोलते तो थे, लेकिन दे वर नॉट एजुकेटेड टू रीड इट थ्रू द बोर्ड।
राइट। तो लोगों ने उस वक्त सिंबल्स बनाने शुरू किए हम्म। कि कोई एक ऐसा सिंबल हो, किसी ने चौकोर रख लिया, किसी ने गोल रख लिया, किसी ने ट्राइंगल रख लिया। हर एक ने अपने हिसाब से सिंबल्स बनाने शुरू किए, अपने दुकानों पे लगाने शुरू किए ताकि सही। उनकी पहचान हो सके। सो दैट्स हाउ ब्रांडिंग स्टार्टेड। ब्रांडिंग इज बेसिकली राइट। नथिंग बट योर आइडेंटिटी। सही 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 सही। अच्छा, अब जब मॉडर्न जमाना आया तो ब्रांडिंग हाइप पकड़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रांड बेसिकली क्या करता है, ब्रांड आपकी रिकॉल बनाता है। पहले ज़मानों में लोग महदूद थे, अपने अपने इलाकों में महदूद थे। फिर क्या हम्म। हुआ कि ट्रेड शुरू हो गए, इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुलना शुरू हो गए। और अब जबकि हम बैठे हुए हैं, समझिए कि 1950s से लेके जो अभी तक का ज़माना है, तो इट्स अ वेरी बूमिंग इंटरनेशनल ट्रेड ईरा। इसके अंदर आपके नाम की, आपकी शनाख्त की, आपकी पहचान की यूनिकनेस बहुत ज़रूरी हो गई है। राइट। ठीक है, सो व्हाट अ ब्रांड गिव्स यू, द ब्रांड गिव्स यू द यूनिकनेस। अच्छा, दूसरी बात कि आप अगर कंप्यूटर स्टोर जाते हैं, आप अगर ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, आप अगर कपड़े खरीदने जाते हैं, तो देयर आर टू मैनी पीपल हैविंग शॉप्स इन द मार्केट। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चले कि मैंने जो टी शर्ट खरीदनी है, मैंने जो ट्राउजर खरीदनी है, तो मैं कहाँ से खरीदूं? हम्म। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। कि जब आप कहीं पे जाते हैं, किसी क्लास में नए जाते हैं, किसी ऑफिस में नए जाते हैं, तो आपकी दोस्ती किन लोगों से सबसे पहले होती है? आपसे सवाल। हम कोशिश करते हैं कि जो हमें दो तीन चीज बातों से छोट इनिशियल स्टेज में दो तीन बातें करके जो हमें अपने माइंडसेट से मिलते जुलते लगते हैं, तो हम उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। जो मोस्टली वो वही लोग होते हैं जो आपके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या आपके टेबल के आसपास कहीं बैठते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन अ नटशेल अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, तो हम अपने हम मिजाज लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारे पास वो लग्जरी ऑफ टाइम नहीं होता कि हम लोगों से मिलें और भाई क्या हाल है, कैसे हो, क्या करते हो। अगर हम हर दुकान पर जाके ये करना शुरू हो गए तो शायद 4 घंटे हम मार्केट में घूमते रहेंगे। ठीक बिल्कुल। है, तो उसके लिए हमारी आसानी क्या होती है कि हर ब्रांड का, हर दुकान का एक अलग रंग होता है, एक अलग नाम होता है। हम उस हम्म। नाम को पढ़ते हैं, उस बोर्ड को पढ़ते हैं, उस रंग को देखते हैं, उस डिजाइन को समझते हैं, और हमें जो डिजाइन वगैरह अच्छा लग रहा होता है, हम उस शॉप में घुस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और हम समहाउ उसके साथ जब हम एक दफा एक ब्रांड के साथ चले गए, हमने उसका प्रोडक्ट टेस्ट किया, और हमने वहां से परचेजिंग के बाद हम बाहर आए, हमने उस प्रोडक्ट को यूज किया, तो अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हमारी ब्रांड लॉयल्टी उस ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाती है, उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाती है। और अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम ऑल टुगेदर उस पूरी ब्रांड को उस एक प्रोडक्ट की बेस पे डिनाई कर देते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि बाकियों को भी बताएं कि नहीं यार, इस ब्रांड का प्रोडक्ट ना खरीदो क्योंकि ये अच्छा नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग फौरी तौर पर उनको सोशल मीडिया पेज के ऊपर जाते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर जाते हैं, उनको 1 रेटिंग देते हैं, और उसके बाद इंतहाई अच्छे अल्फाज के अंदर अपने कमेंट्स का या अपने एक्सपीरियंस का इजहार करते हैं। तो बिल्कुल। सही है, इसको इसकी वजह से ब्रांड हर्ट होता है। हम्म। ठीक। अच्छा, पहली बात ये कि तो खैर हम आगे निकल आए थोड़ा डिस्कशन के अंदर कि हम ब्रांड की रिकॉल और हर्टिंग के पॉइंट्स पर आ गए। हम दोबारा वापस आते हैं कि ब्रांड है क्या एसेंशियली। तो राइट। हमें बेसिकली एज अ ब्रांड, अगर हम एक कंपनी है, अगर हम एक बिजनेस है, तो हमें पता होता है कि हम, अच्छा अगर हम कोई भी कारोबार कर रहे हैं हम, तो या तो हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपना बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये दो ही तरह के बिजनेसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छा, इन दोनों सूरत हाल में अगर हम, हमें ये देखना होता है कि हम जो प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं वो किन लोगों को दे रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को या हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे। इसको कहते हैं कस्टमर आर्कटाइप। हम कस्टमर्स की एक आर्कटाइप बनाते हैं कि उनका मिजाज कैसा है, वो किस उम्र के लोग हैं, किस एजुकेशन से, क्या एजुकेशन है उनकी, किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, और उसके बाद हम उनके मिजाज को समझना शुरू करते हैं।
कि इनको किस तरह के रंग अच्छे लगते होंगे, इनको किस सही। तरह के शेप अच्छे लगते होंगे, इनको किस तरह के टाइपफेसेस अच्छे लगते होंगे। ये हम्म। तमाम एनालिसिस करने के बाद फिर हम जाते हैं डिजाइनिंग की जाने। सही। अच्छा, जब हम डिजाइनिंग कर भी रहे होते हैं तब भी हम जो है हमें लिटमस टेस्ट करने होते हैं। हम कुछ फोकस ग्रुप्स उठाते हैं, हम फोकस ग्रुप करते हैं और उसकी बेस पे हम ये गेज करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो इतना फ्रूटफुल है भी या नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब भी हम किसी की ब्रांड डिजाइन कर रहे हो तो उसकी रिकॉल वैल्यू बने और फौरी तौर पे बिना कुछ सोचे समझे लोगों को उस पर यकीन सा आना शुरू हो जाए। ज्यादा राइट। बातें मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजी वर्ड्स में आप बता रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्रांड डिजाइन होता है। राइट। और फिर उस ब्रांड की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आती हैं। तो लोग जब इस्तेमाल करना शुरू होते हैं तो फिर उनको उसके ऊपर ट्रस्ट बनना शुरू होता है। हम्म। अब बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैंने ये एप्पल का फोन खरीदा था और इसका तो कैमरा नहीं चल रहा है, सही। तो क्या आप बिलीव करेंगे मेरी बात को? बिल्कुल पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, बिल्कुल पॉसिबल है इसका। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मतलब अगर जस्ट मुझसे ये कहे कोई कि क्यों जस्ट मोबाइल का इक्वल कैमरा टू नहीं एनी चल रहा। अदर ब्रांड। अच्छा, मुझसे अगर कोई ये कहे कि क्यों मोबाइल का कैमरा नहीं चल रहा तो मैं कहूंगा हाँ वाकई नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर ये सही है। कोई कहे कि एप्पल मैंने नया खरीदा है डब्बा पैक और उसको खोला है उसका हम्म। कैमरा नहीं चल रहा, हम्म। तो मुझे बड़ा ताज्जुब और हैरानी होगी। उसकी वजह ये है कि इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे होते हैं। इनका ब्रांड नेम, इनका जो लेबल है वो खुद एक ट्रस्ट फैक्टर आपको दे रहा होता है। सवाल आना शुरू हो गए मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ। जी बिल्कुल सवाल आ रहे हैं, और मुझे एक्चुअली खुर्रम साहब के जो सवाल है जी जी जी। अ, उसका कुछ समझ नहीं आई कि वो एक्चुअली क्या पूछना चाह रहे हैं। कि दराज बाकी रह गया है, गो टू तो चल रहा है अभी। क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं रेस्टोरेंट्स, वो गो टू के वाउचर्स अभी भी रिडीमेबल हैं उनके। हम्म। तो खुरम काइंडली अपने सवाल को एलेबोरेट करें ताकि मैं समझ सकूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, इजाज़ हम बात कंटिन्यू करते हैं अपनी, जो आप कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रांड जो है अपना ट्रस्ट बिल्डअप करता है सबसे पहले और उसके बाद उसका बिजनेस शुरू होता है। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है जब भी कोई बिजनेस शुरू कर रहा होता है तो उसके पास इतने फंड्स नहीं होते अवेलेबल। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, लोग किसी चीपर डिजाइनर को हायर कर लेते हैं और उससे कहते हैं यार कोई लोगो बना हम्म। दो और इसी तरह का लोगो हम्म। कर दो। ठीक है। सही। अब होता क्या है कि एक दफा आपने ये काम तो कर लिया, लेकिन हम्म। फिर जब आप उसके साथ मार्केट में जाते हैं तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता जो आपको चाहिए अपने बिजनेस को फ्लॉरिश करने के लिए। तो वो बेसिकली मार खा रहे होते हैं अपनी ब्रांडिंग की वजह से। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केटिंग, लेकिन उनका ब्रांड इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो मैं सब लोगों को हम्म। ये मशवरा देता हूँ कि भाई ब्रांड के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च लो, क्योंकि अगर आपने एक दफा ब्रांड मजबूती के साथ बना लिया है तो फिर आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड सही। टू डू बिल्कुल। इज परफॉर्म एट योर बेस्ट। जब आप अपने बेस्ट पे परफॉर्म करेंगे तो और आपकी ब्रांड स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास काम मजीद आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। ऐसा ही होता है। अच्छा, फारूक इशराक भी हम्म। आपकी वाली ही बात कर रहे हैं जो आपने पॉइंट रेज किया था। मैंने कहा था कि नहीं, इट्स जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और प्रॉब्लम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आ सकती है, बट वो आपकी वाली बात ही कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपकी बात में और फारूक इशराक की बात में कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो ज़रूर क्वालिटी चेक करती है, और उसके एप्पल के शायद क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स थोड़े से हाई हों कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड। इवन सैमसंग से भी थोड़े से हाई स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब बिक गई, मार्केट में आ गई, एंड यूजर के पास आ गई, तो वो खराब तो किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, वो तो हाँ खराब हो सकता बेशक। है। हाँ, तो
हाँ, उसके बाद कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सर्विस उनकी कितनी अच्छी है, ये क्यू मोबाइल से ऑब्वियसली 100 टाइम्स बेहतर ही होगी एप्पल की। ठीक है, तो ये आफ्टर सेल में आ जाता है और क्वालिटी इंश्योरेंस में क्वालिटी इंश्योरेंस के बाद सेल के बाद वाला प्रोसेस है ये। ठीक है, खराब कोई चीज कभी भी हो सकती है। हाँ, यूज वाली चीज तो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट है जो कि टेस्ट होके आ रहा है आपके पास, अब मिसाल के तौर पर अभी दराज की कोई बात हो रही थी, तो आई जी कीप रीडिंग सच रिव्यूज अबाउट दराज कि हमने ये चीज मंगवाई थी और खोला तो कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, हम लोगों ने भी मंगवाई है दराज से चीजें, ऐसा नहीं है कि हमने कभी दराज यूज नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया फेस। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो अच्छा, अब ये जो नेगेटिव रिव्यूज हैं, ये भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी ब्रांड रिकग्निशन बनाना शुरू कर देता है इस तरह से। राइट। अच्छा, ये खुरम ने एक्सप्लेन किया है जो उनका मैं वही क्वेश्चन पढ़ था रहा हूँ। गो टू और दराज वाला। गो टू वेयर हाउस क्लोज हो गया है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस कोई अच्छी बड़ी वेबसाइट नहीं बची सिवाय दराज के। गो टू ऑपरेशन बंद, बाकी छोटी वेबसाइट भी बंद। आप दोनों के ख्याल में कब तक ये बिजनेस उठ जाएगा? खुरम, गो टू के पीछे एक बहुत बड़ी सॉरी, दराज के पीछे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है रॉकेट इंटरनेट की। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब किसी फॉरेन फंडिंग हो किसी चीज को, तो वो किस तरह से अपने मार्केट को कैप्चर करता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारी वेबसाइट्स लोकल अभी भी काम कर रही हैं और बहुत सारी इस लॉकडाउन के दरमियान नई वेबसाइट्स भी बनी हैं। तो अब बात आती है कि हमारा जो माइंडसेट है ना ऑनलाइन बिजनेस का, वो चेंज होने की जरूरत है। और ये जो टॉपिक आपका जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा थोड़ा सा हमारे एक्चुअल टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, स्लाइटली हटके। तो हम पहले अब एक्चुअल टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके इस सवाल का भी जवाब देंगे। मैं इसमें तो बस मेरे ख्याल से रैप कर देता हूँ आपके जवाब को, कि हमारे पास राइट। बायॉन.com है, टेलीमार्ट है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस खत्म हो रहा है। और इवन चाइना में भी पोस्ट कोविड-19 ई कॉमर्स के ऊपर अचानक एक बूम आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए थे और उन्होंने फौरी तौर पे ऑनलाइन मंगवाए थे, क्योंकि उस वक्त हम्म। तक जो ऑन ग्राउंड जो मार्केट्स थी, वो उस तरह से ओपन नहीं हो रही थी। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से राइट। हमारे यहाँ भी मार्केट्स जो है वो ओपन होना शुरू हो रही है। बिल्कुल, मैंने भी सुना है कि सिंध की साइड पे मार्केट्स ओपन होना शुरू हो जाएंगी, बट व्हाट इज अलार्मिंग इज पंजाब की साइड। क्योंकि अभी आपको बंद पता है। है पंजाब में केसेस सबसे ज्यादा हैं, तो अभी तक भी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स्ड लॉकडाउन किया था, जो अभी भी रिलैक्स्ड ही है। और ऊपर से उन्होंने मसाजिद को भी इजाजत दे दी है जमात के साथ नमाज पढ़ने की, पंजाब की साइड पे। तो लेट्स सी क्या होता है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। बिल्कुल। तो मैं हम बात कर रहे थे ब्रांडिंग की। अच्छा, ब्रांड हमने बात की कि एक शनाख्त होती है, एक आइडेंटिटी होती है। अब जिस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए एक ब्रांड बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमारी अपनी भी एक ब्रांड होती है। बिल्कुल। बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं कि जिनके सीईओ के आपको नाम भी नहीं पता, और बहुत सारे सीईओ ऐसे हैं कि जैसा कि आपको लगता है कि अभी कल मिले थे आप उनसे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फेसबुक के सीईओ का नाम क्या है? मार्क। एप्पल के? स्टीव स्टीव जॉन्स। याहू के? नहीं, उसका नाम याद नहीं है मुझे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर? बिल गेट्स। अमेजोन के फाउंडर? अभी अभी दिन से नाम निकल गया, बट इज सही वेरी है। पॉपुलर पर्सन। यस, दैट इज जेफ माय बेजोस। पॉइंट हाँ। कि हाँ, दैट इज माय पॉइंट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बिजनेस के ऊपर तो काम किया। मतलब गूगल एक ऐसा एक वर्ड है जिसका मानी किसी को नहीं पता, और हमारी रोज के बोलचाल का हिस्सा बन चुका है। जो चीज समझ में नहीं आ रही, गूगल कर लो, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन सर्च करने लेकिन की उसको बजाय हमने उसको टर्म को भी बना लिया, हाँ, गूगल कर लो। गूगल, एग्जैक्टली। ठीक है ना, सो दैट इज ब्रांडिंग।
उन्होंने एक लफ्ज ऐसा निकाला क्योंकि उनको पता था कि 20 साल के बाद वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाएगा। अगर वो अपना अब नाम रखते लेट्स सपोज सर्च टैंक, तो कोई भी नहीं कह रहा होता कि सर्च टैंक कर लो, राइट, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें उनके अपने नाम नहीं पता। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर किन लोगों ने काम किया? बिल गेट्स ने काम किया, स्टीव जॉब्स ने काम किया, मार्क जुकरबर्ग ने काम किया, केएफसी वाले अंकल, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स का मैकडोनल्ड्स। कौन है हमें नहीं पता, मैकडॉनल्ड्स का जोकर है हमें पता है, लेकिन ये कि उसका ओनर कौन है, फाउंडर कौन है, हमें नहीं पता। सो दीज आर द एस्पेक्ट कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी पड़ती है। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज्यादा जरूरी होती है। अब अगर हम ये बिल्कुल। समझें कि माइक्रोसॉफ्ट ने या एप्पल ने या फेसबुक ने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जोर क्यों दिया? हम्म। एक सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, जमील की तरफ से आया हुआ है। बिल्कुल। हाउ कैन वी डेवलप ट्रस्ट इन लेस टाइम फॉर अ लोकल सर्विस इंडस्ट्री? ठीक है, हम सवाल ले लेते हैं इनका जमील का पहले कि राइट। थैंक यू जमील, पहले तो आपने ज्वाइन किया सेशन को और सवाल भी पूछा। आई बिलीव 2 महीने पहले आप अपनी भी किसी ब्रांड के ऊपर काम कर रहे थे। तो अच्छा, हाँ हाँ। ट्रस्ट कैसे गेन करना है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिन लोगों को आप केटर कर रहे हैं, वो कौन है, उनके लिए ट्रस्ट का मतलब है क्या? ट्रस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं, उमर आपसे पूछूं अगर मैं, कि आप ट्रस्ट को 3 वर्ड्स में डिफाइन करें। वेल, फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ जो मुझे मेरे से बात करेगा, इजी वर्डिंग में मुझे समझाएगा और मुझे उसकी बात पहली दफा में ही समझ आ जाएगी, तो आई वुड गेन कंसिडरेबल मोर ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, जो जिसके साथ भी मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है उमर की डेफिनेशन। अब जमील, अगर उमर आपके कस्टमर आर्काइव के अंदर आते हैं, तो आपको पता चल गया कि इनकी ट्रस्ट की वैल्यूज क्या है। अगर हम जनरली ट्रस्ट की वैल्यूज की बात करें तो ऑनेस्टी होती है, वॉकिंग योर टॉक होता है, और यही जो अच्छी तमाम चीजें होती है, सच्चाई और सरबुलंदी। बिल्कुल तो बिल्कुल। सही है, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। अब इस तरीके से आपका ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे। ट्रस्ट बिल्डअप करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांड पोजिशनिंग का काम लेना होगा। ब्रांड तो आपने हम्म। स्टैब्लिश कर ली, ब्रांड उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, जिसकी वजह से वो आप तक आया और आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करना चाह रहा है। नाउ, कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे या ना करे, उसके दरमियान का गैप आपकी ब्रांड पोजिशनिंग फिल करेगी। हमने एक अबाई के ब्रांड पे काम किया था, और जब वो हमारे पास आए थे साहब, इट्स बैक इन 2016, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने एक जो नाम रखा हुआ था। हमने कहा कि पहली बात तो ये कि हम अपना नाम चेंज करेंगे और आपका लोगो चेंज करेंगे। हम्म। वो ऑनलाइन काम करना चाह रहे थे। हमने उनका ठीक है। नाम रखा, ब्रांड का नाम रखा हुस्न जन। हुस्न इज द ब्यूटी, जन इज लाइक लेडी या फीमेल। हुस्न जन यानी कि खवातीन का जेवर या खूबसूरती, ठीक है। राइट। हमने कहीं से ये नहीं कहा कि वो पर्दा है, हमने ये नहीं कहा कि ये इबादत है, बल्कि हमने उसका कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर चेंज कर दिया, क्योंकि वो डिजाइनर अब आया उसके, राइट। ठीक। जब हम फेसबुक के ऊपर उनका पेज हमने लाइव किया, पहले दिन 11 बजे सुबह मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और इन साहब की कॉल आई मुझे। इनकी आवाज काफी भारी थी, खुद भी काफी लंबे चौड़े थे। फोन उठा के मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहते एजाज जी, आपने क्या कर दिया है? अच्छा, मैं डर गया क्योंकि सोशल मीडिया में डायरेक्ट नहीं देख रहा था, मेरी टीम मेंबर देख रही थी। मैंने कहा दादा, पहले दिन कोई भंड हो गया। हम्म। मैंने कहा हुआ क्या, बताएं तो कहने लगे यार, मुझे डिफेंस से ऑर्डर आया है। अच्छा। डीएचए कराची के अंदर एक बहुत हाई क्लास एजेंसी समझी जाती है। तो अभी तक जो उनको ऑर्डर्स आ रहे थे वो कराची में फेडरल एरिया नाजाबाद से आते थे। वो 6 महीने से काम कर रहे थे। इससे कबल के हमने उनकी ब्रांड को चेंज हम्म। किया। उनके पास पहला ऑर्डर ब्रांड चेंज होने के बाद आया डीएचए से। तो उन्होंने तड़प के मुझे कॉल की कि हमने किया क्या है। मैंने कहा सर, हमने सिर्फ आपकी ब्रांड पोजिशनिंग की है। ही राइट। वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और उसके बाद 3 महीने हमने उनके साथ स्ट्रेट काम किया, जिसमें उनको ये वाज़ेह फर्क नजर आया कि अब उनकी क्लास डिफरेंट हो गई।
क्लास डिफरेंट होने से उनको फर्क क्या पड़ा? उनको फर्क ये पड़ा कि जो बंदा पहले एक अबाया मंगवाता था, वो 4 अबाया एक साथ मंगवा रहा है। क्यों? किसी राइट। को अमेरिका भिजवाने हैं अपनी भाभी के लिए, किसी को दुबई भिजवाना है अपनी बहन के लिए। तो उनकी सेल्स सिर्फ एक कस्टमर से डबल ट्रिपल होना शुरू हो गई। सही। तो जमील को के सवाल को थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए और फिर उमैर के सवाल की तरफ आते कि आपको अपना जो ब्रांड है उसका ट्रस्ट बनाने के लिए पहली बात तो यू नीड टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज, और उससे पहले आपकी ब्रांड के अंदर वो तमाम खसूसियात होनी चाहिए जो आपके टारगेट कस्टमर को चाहिए। यू हैव माई कॉन्टैक्ट जमील, आप उस पर मजीद बात करनी हो तो आप मुझे वैसे भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, उमैर उमैर का मैं अजहर बेसिक ऐसा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। उमैर इज रनिंग मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये भी, और इसके अलावा ही इज़ अ यंग चैप रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। ठीक है, तो मार्केटिंग एजेंसी भी पे भी गए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका सवाल है सैस प्रोडक्ट से रिलेटेड। सैस होता है जी, सब्सक्रिप्शन ओरिएंटेड। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन में ये एग्जैक्टली। होता है कि वहां पे कोई बंदा खड़ा हुआ नहीं होता कुछ बेचने के लिए। इट्स ओनली योर वेबसाइट, कस्टमर कम्स इंटरेक्ट्स विद योर वेबसाइट। अगर उसको वहां पे जो चीजें हैं वो अच्छी लगी तो वो आपके सब्सक्रिप्शन को क्लिक करेगा और परचेज कर लेगा, वरना वो साइट पे जाके एक्स दबाएगा और वेबसाइट को बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग किक्स इन। अगर आपकी ब्रांडिंग इज इन अलाइनमेंट विद द कस्टमर तो कस्टमर को वो ब्रांड अच्छी लगेगी। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स मेरे ख्याल से सबसे हाईली सब्सक्रिप्शन ओरिएंटेड एंड विजिटेड वेबसाइट है, और एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स को थोड़ा सा स्टडी करें सब्सक्रिप्शन के हवाले से कि उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। अच्छा, मजे की बात अगर मैं बताऊं कि आई नो लॉन्गर हैव नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। सही। तो हमें ये समझना है कि जिन लोगों को हमने सब्सक्रिप्शन देनी है वो कौन लोग हैं, उनका मिजाज क्या है, और उसके हिसाब से हमने ब्रांडिंग करनी है ताकि जब बंदा एक दफा आए तो फिर वापस ना जाए। बिल्कुल ठीक है। फैजान पराचा कहते हैं इन योर ओपिनियन व्हाट आर मेजर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रीब्रांडिंग। फैजान बड़ा नाजुक सूरत वाला जी। सवाल पूछ लिया आपने। अच्छा, देखिए, अगर तो आपकी रीब्रांडिंग आप जो कर रहे हैं वो बेहतरी की जानिब लेके जाने वाली है आपको, तो प्रो ही प्रो है, इसमें कोई कौन नहीं है। आप रीब्रांडिंग कर ही इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यू हैव लेस कस्टमर बेस, या हो सकता है कि आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हो लेकिन ड्यू टू सम इंसिडेंट, ड्यू टू सम पर्टिकुलर इंसिडेंट आपकी ब्रांड का नाम खराब हो गया। उसकी वजह से जो आपके कस्टमर्स थे वो बदजन हो रहे हैं, बददिल हो रहे हैं और आपको छोड़ के जा रहे हैं। So it's the same scenario that you do not have the million customers, you had million customers. So it's better to shut that brand down and develop a new parallel brand जो कि उनकी नीड्स को cater कर सके। तो there is no harm in rebranding. अच्छा, फिर क्या होता है कि जब भी हम किसी को रीब्रांड करते हैं और if they have customers already, तो फिर हम उस रीब्रांडिंग का सफर बनाते हैं कि हम रीब्रांड कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। It's something like a decade back I have very long hair and then I cut them short. आजकल लॉकडाउन के अंदर एक नया सीजन देखने को आ रहा है कि the people with beards are getting clean shaved. तो बेसिकली ये लोग अपने आप को रीब्रांड कर रहे हैं, और उसके लिए उनके पास कोई ना कोई स्टोरी है। जब आप उनकी फेसबुक फीड के ऊपर जाएं तो वो कहेंगे कि भाई ये वजह थी कि मैंने अपने आप को क्लीन शेव कर लिया, मैं बोर हो गया था, मैं अपने घर पे दाढ़ी ट्रिम नहीं कर पा रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ आपस की बातें हुआ ये है कि वो घर पे दाढ़ी ट्रिम कर रहे थे और वो खराब हो गए, अब उनके पास क्लीन शेव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एनीवे, राइट। तो फैजान इट्स ऑलवेज गुड टू रीब्रांड। अगर आपके बिजनेस डाउन जा रहा है या उसके ऊपर कोई बैड नेम आ गया है, अगर आपके पास कस्टमर्स मौजूद हैं तो यू हैव टू बिल्ड अप अ स्टोरी कि आप रीब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं, और ताकि वो सब लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपके साथ जुड़े रहें और उसके साथ साथ वो आपके साथ आ जाए।
पूरा एक और सवाल कर रहे हैं कि क्लास चेंज होने की वजह से सेल बढ़ गई। गुड, यही तो चाहिए जो आजकल मार्केटिंग करने वाले नहीं कर पा रहे हैं। वेल देखिए, मार्केटिंग कर मैं अच्छा होता। मार्केटिंग एजेंसी अगर अच्छी होगी, टैलेंटेड होगी, तो वो जरूर कर पाएगी। अदरवाइज वो जो नहीं कर पाती वो अच्छी नहीं होती है। वेरी वेल पुट, मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर है आपका कि और मैं तो उसकी पहले भी ये कहता हूँ कि अगर आपकी ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फिर आपको मार्केटिंग में एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू मोर देन वेलकम टू मी। तो फिर आपको मार्केटिंग को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी ब्रांड इतनी अच्छी जा रही होगी। डज पर्सनल ब्रांडिंग फॉर अ सीईओ इज नेसेसरी इन सर्विस इंडस्ट्री? Yes, it's very necessary. I'm not able to get your name. काशिफ लिखना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से आप, है ना? काशिफ जमीर नाम है। काशिफ हाँ, जमीर is a तो मैं friend. He's a senior graphic designer in a bigger company. ठीक है। अगर काशिफ हम आपकी बात करें, आई एम नॉट श्योर कि आप अपने लिए पूछ रहे हैं या नहीं, कि इस वक्त इफ आई हैव टू डू बिजनेस विद यू, सो आई मे नॉट एक्चुअली वांट टू डू बिजनेस विद यू, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप चीज़ों को, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट मीन टू बी ऑफेंसिव, लेकिन मैं इसको एज ए टेस्ट केस समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि आपकी ब्रांड बहुत अच्छी है कि आपने एक फिल्म पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि वी हैव समवन हु थिंक्स डिफरेंट, इट्स गुड। लेकिन इफ आई नीड टू रिकॉग्नाइज यू ऑन अ सीरियस वे, तो आई वोंट, ठीक है? पर्सनली यू आर लूजिंग मी, यू मे बी अट्रैक्टिंग अ फ्यू अदर पीपल जो कि आपके उस नीश के साथ जा रहे होंगे। देन द वे यू हैव चेंज्ड योर स्पेलिंग, कि आपने एक स्टीरियोटाइपिकल स्पेलिंग के ASHIF को चेंज करके उसको थोड़ा सा न्यू स्टाइल के अंदर लिया, ठीक? तो अगेन मेरे लिए पर्सनली एट द एज ऑफ 40 ये चीज शायद थोड़ी सी मुश्किल हुई देखने में भी यहाँ पे कि ये क्या नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट आई थॉट कि शायद कोई फॉरेनर है जो कि हमें कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आई थॉट कि वी शुड बी रिस्पॉन्डिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ उर्दू। तो दीज आर द एम्बिग्यूटीज दैट क्रिएट। अच्छा, प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ा सा जरूरी यूं हो जाता है कि वो यूनिवर्सल को केटर कर रहे होते हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री में आपकी बड़ी पर्टिकुलर नीश होती है जिनको आप एड्रेस कर रहे होते हैं। सो यस, वहां पे आप ये स्पेलिंग चेंज करके और इस तरह की चीजें करके यू कैन इजीली गेट अवे और अपना एक नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। उमर दोबारा आए हैं, he says, can we have examples of B2B products or services that you've developed in the past, or any example that you You personally personally admire? admire. ठीक है, हाँ, ठीक है। B2B प्रोडक्ट्स में जैसा कि मैंने बताया, हुस्न का ने एक नाम लिया। रिसेंटली हमने बायो बैलेंस के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा हम जो अभी तक कर चुके हैं वो पोल्ट्री बाबा की एक मोबाइल ऐप है, डॉग टॉक की मोबाइल ऐप है। एक्सेल मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। द राइट करियर्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आजकल। अभी लॉकडाउन के अंदर जो मैंने अचानक एक ब्रांड, हाँ चले इस सवाल को ले लेते हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने वीडियोस करना शुरू की। मेरी उस ब्रांड का नाम बता दी। उमर, Thinkative. अगर आप फॉलो कर रहे हैं आप भी बता सकते हैं। मैं ये सवाल लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, उमर के लिए है एसेंशियली कि इफ दे रिकॉल दैट नेम, कि 25 दिन के अंदर अगर लोगों को उस ब्रांड का नाम याद हो गया है तो इसका मतलब इट्स अ वेल थॉट नेम और इट इज मेकिंग इट्स पॉइंट। अच्छा, ब्रांड Right. की आपने जो बात Right. की ना कि यहाँ पे जिस तरह से आपने कहा कि मोस्ट वेलकम फॉरम, तो उमर जैसे कि आपने कहा कि ब्रांड्स के हवाले से, तो ब्रांड्स नीड टू हैव अ स्टोरी बिहाइंड दैट। अब मिसाल के तौर पे एप्पल की अगर आप बात लें तो समहाउ हर बंदा अपने आप को एप्पल से रिलेट कर लेता है, लेकिन हर बंदा अपने आप को विंडोज से रिलेट नहीं कर पाता। आई होप यू डू गेट द पॉइंट। विंडोज का जो नाम है वो बड़ा प्रोडक्ट स्पेसिफिक था। बैक इन 94 93 जब वो प्रोडक्ट लेकर आए थे अपना, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, GUI बेस्ड, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इससे पहले डॉस प्रॉम्प्ट हम्म, पर काम होता था, हम लोग टाइप करके कंप्यूटर यूज कर रहे होते थे। वो ग्राफिक यूजर बिल्कुल इंटरफेस ऐसा ही। लेकर आए जिसके अंदर मुख्तलिफ विंडोज खुल जाती थी। सो इट्स समथिंग लाइक दैट यू कैन डू मल्टीटास्किंग, कि यहाँ पे आप कुछ टाइप कर रहे थे, यहाँ आपने थोड़ा सा गेम खेल लिया, यहाँ आपने ब्राउजिंग कर ली, ठीक है? उन्होंने अपने नाम को बड़ा प्रोडक्ट स्पेसिफिक रखा, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि वो तकरीबन हर दूसरे साल अपना लोगो भी चेंज कर रहे होते हैं।
ऑन द अदर हैंड अगर आप एप्पल की बात करें, एप्पल के अभी तक 3 दफा लोगो चेंज हुए हैं और उन्होंने बेसिकली जनरेशन के हिसाब से वो चेंज लिया है, क्योंकि जो जनरेशन उस लोगों को यूज कर रही थी अब वो नहीं रही, या दे आर नो लॉन्गर यूजिंग इट और परचेजिंग इट, तो उन्होंने नई जनरेशन के साथ करना शुरू किया उस चीज को। राइट ठीक है, एप्पल राइट की एक साइकोलॉजी थी। उन्होंने एप्पल को चूज क्यों किया? क्योंकि इट हैड द क्या कहना चाहिए, लॉन्जिटिविटी विद द ह्यूमन रेस। उन्होंने इस एप्पल को एडम्स एप्पल से तशबीह दी, उन्होंने उस एप्पल को न्यूटन के सर पे गिरने वाले एप्पल से तशबीह दी। उन्होंने कहा एवरी रेवोल्यूशन दैट हैज कम, एवरी बिगिनिंग हैज द एप्पल। तो हम जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं उसमें भी हम उसको एप्पल के तौर पर मुतारिफ कर रहे हैं। थैंक यू बिलाल, कुछ सवाल हो आपका तो जरूर कीजिए। राइट अच्छा, So that इस is how branding. इन सारी बातों के अलावा थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि एजाज जो हैं म्यूजिक का भी काफी शौक रखते हैं, गिटार भी बजाते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स डिफरेंट मूवीज के भी किए हैं, पाकिस्तानी मूवीज के, जिसमें एक बहुत मशहूर मूवी पाकिस्तानी आई थी, गालिबन ARY के प्लेटफॉर्म पे आई थी वो, जिसमें कहा जा रहा था कि जो मेन करेक्टर है वो शायद इमरान खान की स्टोरी पे बन रहा है, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, आप बता दें चमेली, कौन सी मूवी थी वो? चमेली थी, जियो के प्लेटफॉर्म से थी। राइट, बिल्कुल, थैंक यू फॉर करेक्शन, बिल्कुल ऐसा ही था। ARY में मैं खुद जॉब करता और हूँ। बिल्कुल तो उसके जो स्पेशल इफेक्ट्स थे वो मिर्जा एजाज और उसकी टीम ने किए थे। तो पंबर थे मेरे साथ, उसके फैजान अलावा थे, 2-3 और लड़के थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो उसके अलावा जो बैंड था इनका, जब ये स्टूडेंट थे, स्नेक एट के नाम से बैंड था इनका, यूनिवर्सिटी का इनका, गालिबन टर्की में, लड़की भी नहीं है, साइप्रस पाकिस्तान में था, साइप्रस कराची में था। साइप्रस में। स्नेक गेट कराची में ही था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और उस तो आई एम वक्त ग्लैड कि आपको स्नेक मिर्जा गेट का एजाज नाम के, याद है। खुरम सॉरी, मिर्जा एजाज के जो बाल हैं उस वक्त इस वक्त की निस्बत डबल से ट्रिपल लेंथ के थे, और उस वक्त गालिबन क्लीन शेव थे वो। हाँ। तो उन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी भी खुद भी थोड़ी सी डिफरेंट की है, दाढ़ी रख ली, बाल छोटे कर लिए, मतलब पहले की निस्बत छोटे कर लिए। और अच्छा, इसके अलावा इन सारी बातों के अलावा मिर्ज़ा एजाज जो है वो कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और कराची में कुछ अर्सा पहले डिजिटल एग्जीबिशंस भी हुई थी, जो गालिबन पहली दफ़ा पाकिस्तान में की गई थी। तो एजाज कैसा एक्सपीरियंस था वो? इट वाज क्वाइट डिफरेंट। मुझे पता था कि जो भी लोग मेरे पास आ रहे हैं उन्होंने खरीदना कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल दे ठीक वर है। कमिंग एंड दे वर सो अमेज्ड। खास करके जो मैंने देखा वो 8 से 15 साल के बच्चों के दरमियान देखा। वो मेरा आर्ट वर्क देख के वो लोग रियली ब्लोन ऑफ हो गए थे। वो 10-10 मिनट खड़े हुए हैं वहां पे एक तस्वीर को देखने में। फिर वो बड़ी मासूमियत से आके राइट पूछते कि राइट, सर ये कितने की है, अंकल ये कितने की है। अच्छा, मुझे सही। पता होता था कि अब जो मैं प्राइस बताने जा रहा हूँ तो द किड कैन नॉट अफोर्ड इट। फिर एक बच्चा उसमें से था ऐसा जो गया, वापस आया, फिर कहने लगे आप कम से कम कितनी कर देंगे। तो मैंने कहा कि बेटा आप बताइए आपको कितने में चाहिए, मैं क्या कह सकता हूँ, कितना कम कर दूंगा मैं। तो फिर वो वापस आया, फिर कहने लगा जी मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपीज है, जो कि मेरी अच्छा। सेविंग्स में, मेरी पॉकेट मनी के अंदर है। क्या आप इसे मुझे दे देंगे? मैंने कहा ठीक आप एक है। काम कीजिए, इसको रीथिंक कर लीजिए। उसकी एक्चुअल प्राइस 20,000 थी। मैंने कहा आप रीथिंक कर लीजिए, हम्म। आप मेरा नंबर रखिए। और खुर्रम को याद है स्नीक एट बैंड था। बिल्कुल। खुर्रम हमारे उस जमाने के कोलीग्स में से हैं। तो आप उसको रीथिंक कर लीजिए। तो बहरहाल द किड नेवर गॉट बैक। लेकिन यस, जहाँ पे मैंने एग्जीबिशंस की अभी तक 4-6 जगह पे की हैं, तो बच्चे काफी इंस्पायर हो रहे हैं उस चीज से। बड़े अगेन वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि यार ये क्या नया काम आ गया है। तो बेसिकली मैंने किया क्या था, मैंने एक काइनेटिक टिपोग्राफी का एक्सपेरिमेंट किया था, एंड दैट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान।
राइट। अच्छा, एजाज, क्या ये पॉसिबल है अभी कि आप स्क्रीन शेयर स्क्रीन का ऑप्शन करके अपना कोई आर्ट वर्क हमें दिखा दें? इज इट पॉसिबल राइट नाउ? मैं कर ये सकता हूँ कि मैं उसका जो न्यूज़ क्लिप है वो कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। दैट विल बी सो नाइस। अच्छा, if someone has a question or two more, you are more than welcome कि वो पूछ लें, ताकि उसके बाद फिर हम मिर्ज़ा एजाज के जो वैल्यूबल टाइम उन्होंने हमें दिया उनका थैंक करें और उनको इजाज़त दें। हाँ श्योर, कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछें। ओवरऑल जो कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, उसमें इस सेशन को यूनिक कहा जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यूज तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट इस सेशन को स्पेसिफिकली यूनिक कहा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। अच्छा और ग्रेट। जैसे कि काफ़ी लोगों ने सवाल भी पूछे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि लोगों ने इंटरेस्ट लिया। अच्छा, अली आलम का भी एक सवाल आया हुआ यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है या नहीं। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये मेरे पास आया हुआ है। ओके ओके। राइट। अच्छा, अली आसिम आलम भाई खान वो पूछ ने रहे हैं कि सवाल किया है अभी। हम्म, आप कर लें पहले, मैं उसके बाद नहीं पूछे पूछे, कर आप लूँगा। पूछे, आप पूछे। आसिम खान का हमारे पास सवाल आया, जिसमें सो ब्रदर, व्हाट इज स्कोप ऑफ इंटीरियर डिजाइन आर्टिस्ट एंड 3D आर्किटेक्ट आर्टिस्ट इन पाकिस्तान? आई एम 3D डिजाइनर ऑफ इंटीरियर मेकिंग इंटीरियर कॉफी शॉप, restaurant, coffee shop, kiosk, exhibition booth, etc. You already me and Ijaz also know. आसिम खान अच्छा है जी, उनका सवाल जी, आप मैं आंसर वही पढ़ करें रहा हूँ तो प्लीज। थोड़ा सा, हाँ मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि देखिए, पहली बात तो ये कि क्या आप इंटीरियर डिजाइनर हैं या आप 3D डिजाइनर हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा हमें समझना होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, कि हम एक्चुअली है क्या। हम लोगों के साथ खास करके मैंने नोट किया, हम पाकिस्तानियों के साथ ये मसला है कि हम एक चीज होते हैं लेकिन हम अपने आप को बताते हैं ये चीज। एक जोक भी आपने सुना होगा कि एक साहब जो बर्तन धो रहे थे, एक्चुअली उन्होंने अपने दोस्त को ये बताया कि बड़ी साइंटिफिक टर्म्स के अंदर कि वो किस तरीके से केमिकल को पानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। आई डोंट रिकॉल इट एग्जैक्टली। तो हाँ, सो आसिफ, आई डोंट मीन टू मेक फन ऑफ यू और एनीथिंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप इंटीरियर डिजाइनर हैं या आप 3D आर्किटेक्ट हैं या आप एक 3D आर्टिस्ट हैं। ठीक है। सबसे पहले आप ये अच्छा, तय इन्होंने कीजिए, ना उसके एक्चुअली हिसाब से। बताया है यहाँ पे ये 3D हाँ, डिजाइनर हैं। ठीक है ना। तो 3D डिजाइनर्स का स्कोप तो हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं कि क्या आप विजुअलाइज भी कर पाते हैं या आपको कोई विजुअलाइज करके दे, उसके बाद आप टेक्निकली डिजाइन कर पाते हैं। ठीक। तो आप जिस भी इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं, आपको बड़ा फ्रैंकली ये बात लगानी पड़ेगी, डू नॉट हेजिटेट एंड डू नॉट शाय। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आपको विजुअलाइजर कहेंगे तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। नहीं, मेरा मानना ये है एंड आई कुड बी रॉन्ग अगेन, कि अगर आप कहेंगे कि मैं 3D डिजाइनर हूं एंड आई कैन टर्न योर विजुअलाइजेशन इनटू अ 3D स्ट्रक्चर, तो आई बिलीव यू विल अट्रैक्ट 20% मोर कस्टमर्स। क्योंकि हमारे यहाँ हर तीसरा शख्स क्रिएटिव है। हर इंटीरियर डिजाइनर को अपने विजुअलाइजेशन को कंप्यूटर पे लाने के लिए या क्लाइंट को दिखाने के लिए एक 3D आर्टिस्ट की जरूरत होती है। तो उस तरीके से अगर आप अपने आपको ब्रांड करेंगे तो आई बिलीव कि आपके पास ज्यादा टारगेट आ सकता है। अच्छा, फैजान भी कुछ पूछ रहे थे। राइट। डू यू थिंक Daraz.pk have invested so much in their branding that they've become the Amazon of Pakistan and won't have a competitor in their future? फैजान, I won't disagree with you on this. यस, दराज ने अपने आप को इस कदर बड़ा बना लिया है कि इवन गोल उटलो का बैकग्राउंड आई बिलीव कि ज्यादा बड़ा होगा दराज से। लेकिन दराज ने अपने आप को इस कदर मार्केट किया, प्लस उनका ब्रांड इज रियली फ्रेंडली टू रीड। इट्स ऑल अबाउट कि उनके कस्टमर टाइप को कौन से लोग अच्छे लग रहे हैं।
पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मैं अपने ई कॉमर्स का नाम अलमारी तो रखता, दराज नहीं रखता, क्योंकि दराज के अंदर छोटी चीजें आती है, अलमारी के अंदर ज्यादा चीजें आ सकती हैं। अगेन इट्स ऑल राइट। अबाउट कि उन्होंने किस तरीके से अपने ब्रांड को परसीव किया एंड इट इज वर्किंग फॉर देम। सो व्हाटएवर गिव्स यू सेल्स। Another one, what do you think is lacking in Pakistan startups and compared to other South Asian startups? देखिए पहली बात तो ये कि थोड़ा सा स्टार्टअप की जब आप बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो सारा ये है कि जिस चीज़ को हम लोग स्टार्टअप कहते हैं वो स्टार्टअप है नहीं। हम पाकिस्तानी ऐसा समझते हैं कि अगर हमने एक काम स्टार्ट किया है तो वो स्टार्टअप है। ऐसा नहीं है। स्टार्टअप इज समथिंग दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रप्शन, इज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। ये दो चीज़ें एक स्टार्टअप में होनी चाहिए। मिसाल इसकी ऐसे दूंगा आपको कि जब ऊबर आया था तो ऊबर वॉज अ स्टार्टअप। वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट था, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड था, सेलफोन से आप गाड़ियां मंगवाते थे, और उसने जो कम्यूट इंडस्ट्री है, जो पूल सिस्टम था, पूल हेलिंग सिस्टम था, उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से लोकल टैक्सी वालों को प्रॉब्लम्स हुई और इवन उन्होंने उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। बट व्हेन करीम केम, करीम इज नॉट अ स्टार्टअप, करीम वाज अ मी टू प्रोडक्ट ऑफ ऊबर। तो ये तो हो गई स्टार्टअप की डेफिनेशन। इन द मीनवाइल मैं अपना चार्जर भी करेक्ट कर लूं। अच्छा, अब जहां तक हमने बात की स्टार्टअप की डेफिनेशन की, तो पहली बात तो ये कि स्टार्टअप में वो कल्चर मिसिंग है, वो डेफिनेशन मिसिंग है। यानी कि जब आपके पास सोल ही नहीं है तो फिर आप स्टार्टअप को आगे कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, अब स्टार्टअप को चलाने का और एक बिजनेस को चलाने का बहुत अलग तरीका होता है। स्टार्टअप की सर्विसेज वो होती हैं जो कि इससे पहले लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं की होती, तो आप जो बताएंगे वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, एक चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे स्टार्टअप या कोई भी कम इन्वेस्टमेंट से जो स्टार्ट होते हैं बिजनेस, उसमें लोग डिजाइन, लोगो और विजुअलाइजेशन को इतना लिफ्ट नहीं कराते, विच इज अ मेजर फैक्टर। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं कि जब आपके पास एक स्टैब्लिश बिजनेस है और आप उसका सिमिलर बिजनेस करने आ रहे हैं, देखिए स्टार्टअप में तो फिर आपको अपने लोगो को, अपनी ब्रांडिंग को बड़ा यूनिक रखना पड़ता है और कोशिश ये करनी पड़ती है कि आपकी तमाम सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लोगो से आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे कि जब करीम का लोगो शुरू में आया था तो करीम ने अपने आप में पिन लगाना शुरू किया था। उस वक्त से अभी तक 3 दफा करीम अपने लोगों को चेंज कर चुका है। वो लोकेशन ड्रॉप से हैप्पी कस्टमर फेस तक आए। तो बेसिकली दे वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी चीज है जो कि उनकी मार्केट को ट्रिगर करेगी। जब उनको पता चल गया दे स्टक विद इट, और करीम इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मी टू स्टार्टअप्स कि जिसने अपने आप को सेल कर दिया ऊबर को, जिसका वो मी टू बना था, ठीक है। सो दैट इज अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम करीम। अच्छा, जब आप बात कर रहे हैं कि रेगुलर लोगों की, कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, एक स्टार्टअप अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, अगर तो आप स्टार्टअप हैं वाकई, आप एक डिस्ट्रप्शन लेकर आ रहे हैं, तो आपका लोगो, आपका ब्रांड ऑल टुगेदर लोगों को पहले ही बता रहा होगा कि आप बहुत मुख्तलिफ हैं। यू हैव टू स्टैंड आउट। अब स्टैंडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप, अच्छा मोस्टली आप यूज देखा होगा कि स्टार्टअप्स ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कलर मूवी मैट्रिक्स के बाद से टेक्नोलॉजी का पार्ट बन गया। द मूवी केम इन अबाउट 98 और 99, ठीक है। अच्छा, आपने उसके अंदर थोड़ी सी जिद्दत लेकर आनी है। आप लोगों को पता होगा प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स, तो इंस्टेड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स आपको टर्शरी कलर्स के अंदर घुसना होगा। यानी कि वो कलर कोई ऐसा हो जो कि हो तो नीला, लेकिन वैसा नीला किसी ने देखा ना हो पहले। ठीक है, देन योर कलर हिट्स द ब्रेन ऑफ द ऑडियंस, हिट्स द ब्रेन ऑफ योर कस्टमर। फिर उसको उन तमाम नीलों में से, क्योंकि ट्विटर भी नीला है, फेसबुक भी नीला है, लिंक्डइन भी नीला है, इफ यू आर ऑल्सो द वन जो कि ब्लू कलर यूज कर रहा है, तो आपकी ब्लू कलर की टोन कैसे मुख्तलिफ होगी।
कि उस कस्टमर को वो याद रहे। ठीक है, तो ब्रांडिंग में इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। फिर आपका नाम, सबसे और पहली बात। बिल्कुल ठीक है, राइट। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपका नाम कैसा है। क्या आपका नाम ऐसा है कि जो कलर का मोहताज ना हो। अच्छा, अब जो जमाना आ गया है तो मोस्टली क्या है कि जो भी आप नाम सोचते हैं उस नाम की ऑलरेडी कंपनी बनी हुई होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं अब कि हम दो नामों को ज्वाइन करते हैं। दो नामों को ज्वाइन कर एक नया वर्ड बनाते हैं जो कि पहले कभी दुनिया के अंदर ना हो। उससे आपको वेबसाइट यूआरएल भी मिल जाता है, आपको फेसबुक पेज भी मिल जाता है, आपका यूट्यूब चैनल भी बन जाता है, आपका ट्विटर पेज भी बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमसे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यार नाम सोचने के लिए तुम इतने पैसे चार्ज कर रहे हो। तो फिर मैं उनको बताता हूँ जी अभी तक हमने ये नाम तजवीज़ किए लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, और आपके लिए जो हम करेंगे तो हम ऐसा नाम तजवीज़ कर रहे होंगे। तो उसमें लगता है टाइम। मिसाल राइट। के तौर पे एक हमारे क्लाइंट थे, वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए मेडिकल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे थे, पावर बूस्टर्स। हमने उनका नाम रखा एनिक्योर, ANICURE। एनिमल से हमने एनी लिया, क्योर से हमने क्योर लिया। अच्छा, जब उसको पढ़ रहे हैं एनिक्योर, तो ये नजर आ रहा है कि हर इलाज के लिए ये दवा मौजूद है। तो काशिफ हुसैन भाई आए हमारे दोस्त। हाय काशिफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हेलो टू मीट टू कशिफ। स्टडी टुगेदर। वो सवाल भी पूछ रहे हैं भाई, प्रोफेसर साहब आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं हमसे। लॉट ऑफ प्रोफेसर साहब, एयरलाइंस। अगला सवाल, अगला सेशन आपके साथ है और आपके साथ हमने काफी सवाल पूछे हैं। प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं कि a lot of airlines बाय द वे, globally has काशिफ हुसैन इज अ वेरी गुड फ्रेंड, मेरे और एजाज दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं। और प्रोफेसर एजाज, सॉरी प्रोफेसर काशिफ जो हैं वो मलेशिया में टेलर यूनिवर्सिटी के एग्जेक्टिव डीन हैं। अच्छा, सवाल पढ़ लिया आपने? पढ़ रहा हूँ, बहुत लंबा सवाल किया है। Can I please advise whether customers मेरी तो स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा सवाल, इतना लंबा सवाल है। whether customers should suffer or better understand national priorities and support especially national airlines during these tough times. Kashif, it's a very interesting point कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक का सूरत हाल जो है, उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी गवर्नमेंट से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं। और अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ तो वो तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कोई जादू की छड़ी होगी और वो घुमा देगी। मजे की बात ये है कि ये वही लोग थे जो हर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। मतलब आई बीन इन हम्म। पाकिस्तान सिंस 2020 2000 से लेके अब तक मेरे ख्याल से चौथी गवर्नमेंट है या पांचवी गवर्नमेंट है जिसको चेंज होते हुए मैंने देखा है। कभी भी मैं किसी ऐसे तबके के साथ नहीं बैठा जो करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो सपोर्टर्स भी होंगे वो भी कोई ना कोई तनकीद ही कर रहे होंगे कि यार ये काम देखो इन्होंने ऐसा कर दिया। तो आई बिलीव कि इट्स समथिंग इन अस। और मैं ये कहूंगा कि यस, हमें अपने नेशनल ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए हर हाल में। वो अलग बात है कि कल मैं एक से डिस्कस कर रहा था पीआईए के बारे में, जो कि हमारा नेशनल कैरियर है। पिछले साल से मैंने इंटरनल ट्रैवल नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि वो टिकट जो कि 20,000 का था वो उन्होंने अचानक 40,000 का कर दिया। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या प्राइस हाइक्स आए हैं कि 20,000 की चीज अचानक डबल प्राइस की हो गई। एंड व्हाट आई फियर कि जैसे ही पेंडेमिक खत्म होगा वो शायद अपने कराची से लाहौर के टिकट को लाख रुपए कर देंगे। राइट, राइट। एक टाइम था बीच में, दिसंबर 2019 का तकरीबन, जब लाहौर टू कराची की जो एयर टिकट थी रिटर्न, वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपए तक की पहुंच चुकी थी, which is even more expensive than a return ticket from दुबई से होकर आ जाए to आप। UAE। बिल्कुल, उससे भी महंगी हो गई थी लाहौर कराची की टिकट। सही, अब वाई ऐसा क्या हो गया भाई?
ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी को खत्म करवाते हैं। राइट, इस पे भी एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू हैव अ सेशन फ्रॉम सम एयरलाइन एक्सपर्ट, जो टिकटिंग एक्सपर्ट हो, वो हमें बताए कि कैसे टिकटिंग मॉडल, कैसे प्राइसिंग सेट करता है। आई हैव अ बेसिक आइडिया, बट हमें डिटेल में जानना है। सही सही सही। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? अदरवाइज हम इसको रैप अप करते हैं। इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड मेरे ख्याल इंफॉर्मेटिव से सेशन, इजाज। एक सवाल आया हुआ था यहाँ पे, लेट मी जस्ट अली चेक, इट अली माइट हैव अली मैनेज क्या, फॉर अली का कोई आप नाम यूज अली करते कि अली, आपके जी पास जी जी। सवाल आया था? तो कह रहे हैं कि व्हाट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग टेक्निक्स कैन वी वी कैन यूज फॉर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एज डाइन इन इज क्लोज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। उमर, ये तो आपके मतलब का सवाल आया है, बिकॉज यू आर द सोशल मीडिया एक्सपर्ट फॉर द बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स। मैं सोशल मीडिया कंसल्टेंसी करता हूँ और मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो रेस्टोरेंट्स ही हैं। और जब कराची और सिंध में जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, पहला दिन था, तो मैंने अपने तमाम कस्टमर्स को जो लाहौर में थे उनको अनाउंस उनके साथ डिस्कशन की कि आप अपनी बाकी सारी प्रमोशंस को रोक दें डाइन इन के लिए, और आप डिलीवरी और टेक अवे को ज़्यादा हाईलाइट करें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पर सिंध की साइड पे जो डिलीवरी सर्विसेज है वो भी बंद हो गई थी, बट पंजाब में अभी तक खुली हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट की सेल पे अफेक्ट तो हुआ क्योंकि डाइनिंग नहीं हो रहा, बट स्टिल वो डेड नहीं हुए। ठीक है, और डिलीवरीज और टेक अवेज अभी भी चल रहे हैं, और इवन रात को 10, 11, 12 बजे तक भी चल रहे हैं। तो फोकस करें डिलीवरीज पे, टेक अवेज पे। अगर आपके साथ कोई कंपनी डिलीवरी के लिए आप किसी के साथ ऑनबोर्ड नहीं है तो जल्दी से जल्द करें। नो डाउट इस वक्त फूड पांडा और के जो कमीशन है वो बहुत हाई हैं, बट आप बार्गेन करें उनसे, ट्राई टू बार्गेन और उनके साथ, क्योंकि उनका बिजनेस ज़्यादा है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो बार्गेन करने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। बट डिलीवरी ही एक ऑप्शन है आपके पास, और ट्राई टू हाईलाइट एज कि आप क्या हाइजीन और सेफ्टी मेजर्स और इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं हमारे इस पास पे और आया है। मैं इस पे ऐड करूंगा थोड़ा सा कि जी द जी। बेस्ट टूल यू हैव इज योर सेल फोन। इस वक्त अगर मैं अपनी बात करता हूँ पर्सनली, तो मुझे ट्रस्ट नहीं है कि आप जो मुझे खाना भेजेंगे वो कितना हाइजेनिक बना हुआ है। ठीक है, अगर आप उसके बनते हुए की वीडियो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं एग्जैक्टली, कि भाई आपका खाना मैं बना यही है, यही ठीक बात है, कर सो रहा था दीज कि आर द आप काइंड ऑफ, हाँ, दीज आर द हाईलाइट काइंड ऑफ करें कितना टेक्निक्स। हाइजेनिक हो रहे हाँ, हैं। दीज आर द काइंड ऑफ टेक्निक्स यू कैन यूज। आप पर्सनल कम्युनिकेशन की तरफ आए कस्टमर के साथ। अगर आपने एक कस्टमर को पक्का कर लिया तो वो अपने 5 को गाना गा के बताएगा और वो 5 कस्टमर आपके पास लेकर आएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमने एक के लिए जो भलाई की होती है ना, उसको सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर देते हैं, जिससे हमने जो अच्छा किया भी होता है वो अचानक से लोगों को लगता है कि यार ये तो अपनी अपने गाने गाए जा रहे हैं। तो इंस्टेंट आप उसकी भलाई का सोचिए, आपकी भलाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। स्लाइटली ऑफ टॉपिक सवाल सवाल किया है उमर ने कि वन सेक्टर इन योर ओपिनियन which has a lot of opportunity in Pakistan in the online space। उमर के सवाल कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे? ये बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली वो मैं क्वेश्चन इस कर पे, रहे हैं ये कि आपके हाँ ख्याल हाँ में हाँ, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो ऑनलाइन मार्केट में चल सकता है पाकिस्तान में? Umar, I would simply say the sector in which you can perform best. You एग्जैक्टली are the brand. और ये आजकल You की are the सिचुएशन brand. में नहीं है, ये हर सिचुएशन में यही होता है। You need to understand that you are the brand. ठीक है, और एग्जैक्टली। आप जो चीज अच्छे से कर सकते हैं आप वो करें। इट डजेंट मैटर कि उसकी मार्केट है या नहीं है, यू विल क्रिएट दैट मार्केट। You need to be innovative about it. You need to come up with a creative strategy in order to market your brand. अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड और करूंगा उमर। आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस ऑनलाइन इन 2010, और बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने
कपड़े बेचना शुरू किया था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो अभी तक काम कर रहा है। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो वो कपड़े अच्छे बना लेता हूँ और अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा इन 10 सालों में तकरीबन जो रिफंड के सिनेरियोज आए हैं, रिटर्न हुआ ऑर्डर, वो मैक्सिमम 5 या 6 ऑर्डर्स रिफंड हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मैं कस्टमर की चीज़ को समझता हूँ पहले उसका ऑर्डर कंफर्म करने से, ठीक है। फिर मैं कस्टमर को जो टाइम कमिट करता हूँ, लेट्स से कि 10 दिन के अंदर उसका ऑर्डर पहुंचेगा, तो आई मेक श्योर कि 8वें 9वें दिन तक पहुंच जाए, ठीक है। आजकल क्योंकि कोरियर कंपनीज ने टाइम ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने जो क्लाइंट्स हैं, जैसे कि हम लोग बिजनेस ओनर्स जो हैं, उनको एटलीस्ट बताना भी शुरू कर दिया कि टाइम ज़्यादा लगेगा डिलीवरी में। तो अब भी मैं इस वक्त मैं कोई ऑर्डर ले रहा हूँ तो मैं कस्टमर को बता रहा हूँ कि पहले 10 दिन लगते थे, अब आपको 15 या 20 दिन लगेंगे आप तक पहुँचने में ऑर्डर, ठीक है। तो आप वही कमिट करें कस्टमर से जो आप उसको बताएं किसी भी बिजनेस में, ठीक है। नॉट जस्ट कि मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो मैं उसको बताऊं कि मैं 10 दिन में आपको डिलीवर करवा दूंगा, लेकिन किसी भी बिजनेस में, अगर इवन आप रेस्टोरेंट भी हैं तो रेस्टोरेंट में भी अगर आप कमिट करते हैं कि आपका फूड 1 घंटे में पहुंचेगा, तो ट्राई टू मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। 50 मिनट्स में पहुंच जाए, 45 मिनट्स में पहुंच जाए, एक वाव फैक्टर कस्टमर के लिए क्रिएट होगा, जो आपको ज़्यादा फिर जो है वो वर्ड ऑफ माउथ बनेगा आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे हंसी इस बात पे आई कि ये बेसिकली बेसिक एथिक्स हैं, बेसिक लाइफ एथिक्स है जिनकी हम बात कर रहे होते हैं कि आप अपने ब्रांड में लेकर बिल्कुल आए। भाई आपने सच बोलना है, आपने सामने वाले का ख्याल रखना है, ये बातें तो आपके दीन ने आपको बताई हुई है, बस उन्हीं को आपने रिफ्लेक्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर। अच्छा, कामिल मजीद खान सवाल बड़ा अच्छा पूछ रहे हैं कि हाउ टू फाइनलाइज टारगेट ऑडियंस फॉर मोर मैच्योर सेल्स और टू गारंटी मोर ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट। अच्छा देखिए, जब आप ये बात कर रहे हैं मैच्योर सेल या मोर ट्रैफिक, ये दो अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि वो तमाम ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो आपसे परचेज भी करेगा। मतलब आई बिलीव कि मैं या उमर आपको इतनी आसानी से हैक्स बता सकते हैं ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाने के कि आपकी वेबसाइट बैठ जाएगी। क्या उससे सेल्स होगी? अच्छा, एक 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 मजे का एक्सपीरियंस मैंने किया है। मेरे से वो लोग भी परचेजिंग करते हैं जिन्होंने आज तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया हुआ। जो तो ये जो है ना कि जो आपकी वेबसाइट, अब उन बिजनेस के लिए तो ठीक है कि आपकी वेबसाइट पे आएगा तो देखेगा। अगर किसी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है और वो सोशल मीडिया के थ्रू सेलिंग कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो कैसे अंदाजा लगाएं। ठीक है। और बट अच्छा, व्हाट अब ये कि एक्चुअली आप मैटर्स इज कि आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ये बेसिकली एड्रेनलिन पंप को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। द व्हाट मैटर्स इन द एंड इज कि आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि फाइनलाइज कैसे करें टारगेट ऑडियंस को, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट दैट यू सेलिंग। आप ये देखिए, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये किसके लिए है। लेट्स सपोज कि आप एक अंडरगारमेंट बेच रहे हैं, अंडरपैंट्स बेच रहे हैं, ठीक है। अंडरपैंट्स कौन से लोग पहनते हैं, वो किस टाइप के अंडरपैंट्स हैं, क्या वो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, क्या वो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, कौन से साइज के लोग हैं। आपको अपना फनल को छोटे से छोटा करना होगा। मैंने अंडरपैंट्स की बात इसलिए की क्योंकि दीज आर सम थिंग्स दैट पीपल डोंट एक्चुअली लाइक टू सेल ओपनली। ठीक है, ये बड़ा एक नीच प्रोडक्ट है, और अगर आप इसको अच्छे से बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो यू हैव योर विन ओवर देयर। काशिफ ने एक और कमेंट किया है, कस्टमर एंगेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट विद इन पर्सनल कैपेसिटी देन प्रोमोटिंग। थैंक यू काशिफ सर, यानी कि हमने कुछ अचीव कर लिया आज के दिन में। काशिफ ने एंडोर्स कर दिया हमें। बिल्कुल बिल्कुल। काशिफ काशिफ बेसिकली ही इज अ ग्रेट मार्केटिंग माइंड। जो मेरा अपना स्टार्टअप है, मैं उसके लिए ही इज माय मार्केटिंग एडवाइजर, और मैं इनका दिमाग खाता रहता हूँ।
और सारे स्टूपिड सवाल इनसे करता रहता हूँ। राइट। चलें इसी लास्ट गुड मैसेज के साथ हम इस सेशन को रैप अप करते हैं, कि ऑलरेडी जरूर। 1 घंटे से ऊपर हो गया सेशन को। वी एक्चुअली प्लान फॉर 25-30 मिनट सेशन। बिल्कुल। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कि हमें टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के इतने ज़्यादा थे और आप लोग पसंद कर रहे थे इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक लोग ऑनलाइन सेशंस, लाइव सेशंस तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बट इस टॉपिक पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस फॉर बिजनेस। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया इजाज़। इंशाल्लाह हम किसी और सेशन के साथ, क्योंकि हमने जो डिस्कशन की थी, कुछ और टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए थे, कुछ ग्रुप पैनल डिस्कशंस भी हमने डिस्कस की थी डिफरेंट टॉपिक के साथ, वो उसके लिए मैं आपको फिर से तंग करूंगा, और बहुत जल्द एक और सेशन में इजाज़ हमारे साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।